हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस। अब क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस जो है उसका पहला चैप्टर होगा पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण कैसे होता है, क्या होता है, कौन कौन से इसमें जो प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का बुक होगा और पादपों में पोषण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। बात तो सही है, कोई भी जीव है उसको भोजन की ज़रूरत है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। तो आपको याद रखना है भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो भोजन के घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। ये सब भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। और जितने भी भोजन के घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी पोषक कहलाते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी भोजन के घटक को हम लोग पोषक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के लिखा है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव है भोजन की ज़रूरत होती है, बिना भोजन का वो जी नहीं सकता है। पादप पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। याद रखिएगा, पादप जो है वो खुद भोजन बनाता है अपना, दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, यानी स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। देखिए, पादप जो पौधे हैं वही अपना भोजन बनाते हैं, जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन मनुष्य और बाकी जितने भी जीव हैं इस धरती पर, वो सभी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वे किसी न किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो मानव है और कोई भी जो दूसरा प्राणी है, जो जीव है, वो पादप यानी कि पौधों पर या फिर पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पादप से आहार ग्रहण करेगा या फिर जो पादप को ग्रहण करते हैं, पादप को खाते हैं जो जंतु, उससे अपना भोजन ग्रहण करता है कौन? मनुष्य। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। यानी कि मानव तथा दूसरे जो भी जीव हैं वो सभी प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करता है? पौधे पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाता है। यानी कि सवाल आ गया कि पौधे जो हैं अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को नीचे की तरफ पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखा है कि पादपों में पोषण विधि, पादपों में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, किस प्रक्रिया द्वारा। तो लिखा है केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी याद रखना है कि जो पौधे हैं वे अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो वे उनको भोजन बनाने के लिए जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और खनिज चाहिए। तीन चीज़ चाहिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। ये तीन चीज़ों से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं और जहाँ पे पौधे होते हैं तो उनके आसपास, उनके परिवेश में अगर ये तीनों में से कोई भी एक पदार्थ नहीं है तो वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। आगे आपको सूर्य का प्रकाश है वो भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी कि पोषक पदार्थ है, कोई भी सजीव प्राणी है तो उसका शारीरिक संरचना फिट हो, उसकी वृद्धि हो, उसके शारीरिक वृद्धि हो, उसके जो क्षतिग्रस्त पार्ट हैं, ठीक है, मतलब कोई अंग टूट गया और क्षतिग्रस्त हो गया तो उसकी मरम्मत के लिए, उसके रख रखाव के लिए जो समर्थ होता है वो पोषक होता है। यानी कि बिना पौष्टिक
आहार लिए हमारे शरीर की वृद्धि नहीं हो सकती है, हमारे क्षतिग्रस्त भाग जो हैं उसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, हमारी शारीरिक संरचना अच्छे तरीके से वृद्धि नहीं कर सकती है। किसके अभाव में? पोषक के अभाव में। तथा विभिन्न जैव परिक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है, तथा विभिन्न जैव परिक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी जो भी सजीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, इस विधि को पोषण कहते हैं। पोषण क्या कहलाता है? कि जिस विधि द्वारा कोई सजीव भोजन को ग्रहण करता है या फिर उसको उपयोग करने की जो विधि होती है, भोजन को ग्रहण करने की जो विधि है, उसे ही पोषण कहते हैं। यानी कि जिस विधि द्वारा सजीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग जो है करता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि, अब देखिए ये जो पोषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना स्वयं भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। देखिए पोषण का दो विधि होता है, एक स्व पोषण होता है, एक पर पोषण होता है। तो स्व पोषण में क्या होता है कि पोषण की वह विधि होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। जिसमें जीव अपना भोजन अगर खुद संश्लेषित करेगा, खुद बनाएगा भोजन, तो उसे स्व पोषण कहते हैं। स्व पोषण क्या है? कि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। जब कोई जीव अपना भोजन खुद बनाएगा उसे स्व पोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। अतः ऐसे पादप यानी कि जो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। और जो जंतु या फिर अधिकतर जो जीव हैं वो क्या करते हैं? पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि पादप के द्वारा जो भोजन, मतलब पादपों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है उसको ग्रहण करते हैं। कौन? दूसरे जंतु या फिर दूसरे अन्य जीव। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जो खुद बनाता है वो स्वपोषी होता है, जो दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है, दूसरे पर निर्भर करता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। अब इसमें जो है देखिए बूझो सवाल कर रखी है कि पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण की उपस्थिति में खुद बनाते हैं। तो बूझो का कहना है कि मनुष्य जो है, यानी कि हमारा जो शरीर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाता है, ऐसा सवाल है। अब देखिए आगे लिखा है, कह रहा है कि अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्चा सामग्री किस प्रकार प्राप्त करता है? खाद्य फैक्ट्रियों तक स्थानांतरण किस प्रकार होता है? यानी कि जो खाद्य फैक्ट्री है, जो भोजन को ग्रहण कर मतलब संग्रहण करता है, स्टोरेज करता है, वो कहाँ स्थित है, ठीक है, कैसे निर्मित करता है भोज्य पदार्थ को, इन सभी चीज़ों को हम लोग नीचे पढ़ेंगे। कैसे जो है भोजन स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह में, जैसे जो है। तो आगे लिखा है कि पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। देखिए पत्तियां जो हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है कि बताइए पौधे जो हैं, पौधे की खाद्य फैक्ट्री कौन है? तो पत्तियां, यानी कि भोजन का संग्रहण, भोजन का जो फैक्ट्री बोलेंगे, खाद्य पदार्थों की जो फैक्ट्री है वो कौन सा है? तो पत्तियां हैं। पौधे की खाद्य फैक्ट्री कौन? पत्तियां, याद रखिएगा। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, यानी कि जितने भी कच्चे पदार्थ हैं उन सभी को पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यानी कि मिट्टी में जो उपस्थित जल होते हैं और खनिज होते हैं वो किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? जड़ द्वारा। जड़ जो है, पौधे का जो जड़ होता है, उस जड़ के द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित करता है। कौन? जड़। पौधे में जो जल और खनिज आता है ये कहाँ से आता है? तो मिट्टी से आता है। कहाँ से आता है? जड़ से। जड़ के माध्यम से जो है आता है, ठीक है, अवशोषित किए जाते हैं। आगे देखिए, बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। अब कह रहा है कि बूझो ये जानना चाहता है कि अगर कोई, मान लीजिए कि ये कोई पौधा हो गया, ठीक है, ये कोई पौधा हो गया, तो यहाँ पे
नीचे से जो जल है ये पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, ये जल और खनिज लवण ये पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, वही जानना चाहता है। तो देखिए लिखा है कि द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, यानी कि जो पौधे में तना होता है, ठीक है, उस तने के माध्यम से जो जल और खनिज लवण जो है पत्तियों तक आपका पहुंचाया जाता है। ये आपका पत्ती हो गया, तो इस पत्तियों तक जल को और खनिज लवण को पहुंचाया जाता है। आगे है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। और पत्ती जो होता है, जो भी पत्तियां होते हैं पौधे की, उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं और छोटे छोटे रंध्र द्वारा क्या होता है कि जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रवेश करता है। यानी कि कोई अगर पत्ता है, मान लीजिए कि ये कोई पत्ता हो गया, ठीक है, ये पत्ता हो गया, तो इस पत्ते में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है, और ये छोटे छोटे रंध्र जो है ये वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन रंध्रों के माध्यम से इन पत्तियों में पहुंचता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वायु के माध्यम से इन पत्तियों में पहुंच गया, और जो तना है यानी कि जो पौधे हैं वो नीचे से जल और खनिज लवण जड़ के माध्यम से पहले पौधे के तनों में जाएंगे और तना से फिर पत्ती में जाएंगे। तो इस पत्ती में जो है, इन पत्ती में जो है जल भी पहुंच गया, खनिज लवण भी पहुंच गया, और छोटे छोटे रंध्रों में जो है सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रवेश कर गया। तो वही कह रहा है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं। आगे देखिए, यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं और ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं जिसे हम छिद्र कहते हैं। अब यहाँ पे जो दिखाने का प्रयास किया गया है ये कोशिकाएं के बारे में दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे बाद में। कह रहा है कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो अभी समझ में आ गया, वाहिकाएं द्वारा पत्तियों तक जल और खनिज को पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं उस पौधे में नलिकाएं होती हैं, उस वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं जो हैं जो नली के समान होती है, एकदम ऐसे नली के समान होगा, और इन्हीं के माध्यम से जल और जो खनिज लवण है वो पत्ती तक पहुंच पाता है, ठीक है, वाहिकाओं के माध्यम से। तो जल और खनिज जो है पत्तियों तक किसके माध्यम से पहुंचता है, वाहिकाएं के माध्यम से, ठीक है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, देखिए ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती हैं। यानी कि वे वाहिकाएं जो है ना एक जगह नहीं स्थित होती है, पौधे के हर एक भाग में। पौधे जो हैं, ये पौधा हो गया, तो इस पौधे के हर एक भाग में ये वाहिकाएं जुड़ा होता है, और ये वाहिकाएं नीचे से जो जड़ के माध्यम से जो जल और खनिज लिया जाता है वो सभी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जल और खनिज को, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। एक लगातार मार्ग बन गया है जिससे माध्यम से पोषक पत्तियों तक पहुंच रहा है, हमेशा एकदम रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, हमेशा मतलब उसमें पहुंच रहा है, ठीक है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अब पादपों में जो पौधे हैं उसमें कैसे परिवहन होता है, कैसे जो है जल खनिज लवण जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है, तनों तक पहुंचता है, ठीक है, या फिर पत्तियों और तनों तक कैसे पहुंचता है, ऊपरी सिरा तक कैसे पहुंचता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अब आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पे लिखा है कि पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। अब यहाँ पे पहेली का सवाल है कि आखिर क्या खास बात है कि जो पत्तियां हैं वही जो है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, पादप में तो दूसरे भी हिस्से हैं। मान लीजिए कि पत्ती ही क्यों खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करती हैं, पादप के दूसरे हिस्सों में जैसे तना में, जड़ में, कहीं भी खाद्य पदार्थों का संश्लेषण हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं होता है, पत्तियों में ही होता है, ऐसा क्यों? तो आगे देखिए क्यों होता है। तो देखिए लिखा है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों में ही खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, ठीक है। दूसरी जगहों पे जैसे तना,
तना में खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं, सॉरी वर्णक नहीं होता है, जो क्लोरोफिल वर्णक होते हैं ये पौधे के अन्य भाग में नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नहीं हो पाता है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। तो पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, यानी कि क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, ठीक है, जिसके द्वारा वहाँ पे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। यानी क्लोरोफिल का कार्य क्या है, तो क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को, सूर्य की प्रकाश जो है वहाँ से जो सौर प्रकाश जो है वहाँ से जब चलता है तो उसमें जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। कौन, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको संग्रहण नहीं कर पाएगा, और जब संग्रहण नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे जो है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, इसीलिए पत्तियों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। और जो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा आती है इस ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्योंकि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में ही होती है। खाद्य पदार्थों का संश्लेषण याद रखिएगा, सूर्य की जो है प्रकाश की उपस्थिति में ही खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। अगर खाद्य पदार्थों के सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती तो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो अपना खाद्य पदार्थ मतलब खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है और ज़्यादा वृद्धि करता है। लेकिन वहीं पौधे जिसको सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है वो खत्म हो जाता है, वो भोजन ही नहीं बना पाएगा, तो उसका विकास, उसका वृद्धि, उसकी शारीरिक जो संरचनाएँ हैं वो कैसे विकसित होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के होने के कारण, ठीक है, वो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है और इस घटना को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है। और एक और था क्या, क्लोरोफिल। और क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल। तो ये 4-5 चीज़ें पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल जरूरी है, CO2 जरूरी है, जल जरूरी है, और आपका जो है सूर्य का प्रकाश जरूरी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी कि इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यानी कि पत्ती जो होता है, पत्ती जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उस सौर ऊर्जा को संग्रहित करती है, यानी कि सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करती, इकट्ठी करती है। अतः पादप में, पौधे में खाद के रूप में संचित की जाती है। अतः उसी चीज़ को, जो पौधे हैं, पादप हैं, उसमें खाद्य पदार्थ के रूप में उसको संचित किया जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि इस सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है ना, वो याद रखिएगा सूर्य की प्रकाश है, सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य की प्रकाश है, सौर ऊर्जा है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। अब आप सोचिए कि प्रकाश संश्लेषण मान लीजिए नहीं होता है तो क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, खाद्य नहीं बनेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, यानी कि सभी जीवों का जो अस्तित्व है, कोई भी जीव है उसका अस्तित्व जो है प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। आज जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो फिर पौधे भोजन अपना नहीं बना पाएंगे, खाद्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो आगे उसका जो नेक्स्ट है उसको भोजन नहीं मिलेगा।
इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसी दौरान किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। तो याद रखिएगा कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उस समय ऑक्सीजन भी निर्मित होता है, ऑक्सीजन भी निर्मित होता है। और पौधे जो है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण भी करते हैं। तो जब पौधे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर है, पादप पर निर्भर है, तो फिर जब वहाँ पे खाद्य पदार्थ नहीं बनेगा तो फिर दूसरे जीव को नहीं मिलेगा, तो मतलब जीवों का यहाँ पे निर्माण नहीं होगा, विकसित नहीं हो पाएंगे जीव। ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि प्रकाश संश्लेषण की अगर जो है नहीं हो पाएगा तो फिर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। ऑक्सीजन का जब निर्माण नहीं होगा तो जी यहाँ पे जो हम लोग सांसें लेते हैं वो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर जीवन संभव नहीं है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती है। देखिए क्या बोला है, ये बढ़िया लाइन है। और कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, पत्तियों में जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की जो कोशिकाएं इनकी उपस्थिति में किसका निर्माण करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा इक्वेशन है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल, ये दोनों जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कौन सा उप उत्पाद बनता है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन। क्या मिलता है, प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो पत्तियों में चाहे पौधों में किस रूप में संचित होता है? तो मंड या स्टार्च के रूप में। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किस रूप में संचित होता है? तो मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब दिखाया गया है। ये क्लोरोफिल आपको दिखाया गया है। ये आपका द्वार कोशिकाएं हैं। ये छोटे छोटे जो हैं रंध्र दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे आपका एक पत्ता दिखाया गया है। पत्ता में ये वाला हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसका द्वार कोशिकाएं हैं यहाँ से। और ये वाला जो अंदर बीच वाला जो भाग है वो रंध्री द्वार है। ठीक है। चलिए, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का कार्यक्षेत्र, यानी पत्ती का कार्यक्षेत्र। तो क्या बोला है कि स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। आगे देखिए, हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा संपन्न होता है। यानी कि जो पत्ती है उसमें जो स्टार्च की उपस्थिति होती है पत्तियों में, वो किस रूप में संपन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। अगर पत्ती में स्टार्च है, याद रखिए, बढ़िया सवाल है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति, यानी कि अगर स्टार्च है तो समझ जाइए कि उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होना संभव है, संपन्न होना दर्शाता है। प्रकाश संश्लेषण तभी संपन्न होगा। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो है वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नीचे जड़ है, ये पत्ता है। ठीक है। इस पत्ते में क्लोरोफिल होता है, यहाँ से सूर्य की प्रकाश आता है, सौर ऊर्जा। ठीक है। ये पत्तियों में क्लोरोफिल को दिखाता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है और यहाँ पे देख रहे हैं डैश डैश दिखा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। तो ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बाहर आता है। ठीक है। इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। और नीचे से यहाँ से ये जल और खनिज ले रहा है। चलिए आगे देखिए। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती हैं। देखा कि कुछ पादप जो हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं और गहरी लाल होती हैं, कोनो बैंगनी होता है, कोई भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या इन पत्ती में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? वह जानना चाहता है। तो देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है।
कह रहा है कि पत्तियों के अलावे, यानी कि जो पत्ता है उसके अलावे पादपों के दूसरे भाग में भी जो हरा भाग होता है, हमेशा याद रखिएगा हरा भाग में ही होगा, हरे भाग जैसे कि हरा तना में, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो हरा तना में भी हो सकता है, हरी शाखाओं में भी हो सकता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पो उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क तथा शूल रूपी हो जाती हैं। देख लीजिए, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पो उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए जो पत्तियां होती हैं वो सल्क तथा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, मरुस्थलीय पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय होता है उसको कम करने के लिए जो पत्तियां होती हैं मरुस्थलीय वो सल्क तथा शूल रूपी होती हैं, माने थोड़ा सा नुकीले टाइप में होती हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए फटाफट इसको हम पढ़ देते हैं कि एक ही प्रकार के पादपों को 2 गमले ले लीजिए, एक अंधकार में 72 घंटों के लिए रखिए, अंधकार है उसमें 72 घंटों के लिए रखिए, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। मैंने कह रहा है कि एगो को अंधेरा में रखिए, एगो को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसने आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब जो अंधकार में रखे थे उसको 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। देखिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। कह रहा है कि केवल हरी पत्तों में ही नहीं, हरी पत्तियों के अलावे अन्य रंग की जो पत्ती होती है उसमें भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन करते हैं अर्थात ढक लेते हैं। प्रच्छादन का मतलब होता है ढक लेते हैं। क्लोरोफिल को क्या करता है, ढक लेता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हरा पत्ता में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी जो लाल रंग के पत्ते होते हैं, भूरे रंग के पत्ते होते हैं तथा अन्य रंग के जो पत्ते होते हैं क्लोरोफिल उसमें भी पाया जाता है, और क्लोरोफिल के हरे रंग उसमें भी पाया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है उसको हरे रंग क्या करता है, उसको ढक लेता है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी होती है, वो चाहे लाल हो, भूरे हो या अन्य रंग के पत्ती हो। अपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी काई जैसे पादप, यानी काई देखे होंगे ना, जहाँ पे तालाब वालाब होता है, पानी जम जाता है तो वहाँ पे काई पकड़ लेता है हरे रंग का, देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होता है जिसे शैवाल कहते हैं। वो उसको ही काई को शैवाल कहा जाता है, वो जीवों के वृद्धि के कारण होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि उस काई में भी, उस शैवाल में भी, जो कि तालाब में या फिर कहीं जहाँ पानी जमता है वहाँ पे काई पकड़ लेता है, उसमें भी हरा रंग होता है, हरा रंग का यूज होता है। हरा रंग का होता है इसलिए उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। और शैवाल जो होता है ये भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शैवाल जो है वो भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं क्या करता है, बनाता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप जो है पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तीनों होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ है, याद रखिएगा। प्रोटीन कैसा पदार्थ है? प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, उसमें नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन, जिनमें
कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावे नाइट्रोजन भी होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और इसमें एक नाइट्रोजन जुड़ जाता है। किसमें? प्रोटीन में। इसीलिए प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। इसीलिए प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, आपको याद रखना है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तब सवाल उठता है कि आखिर ये पादप नाइट्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, कहाँ से इसको नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो आगे देखिए, कह रहा है कि याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, जो वायु है उसमें नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो वायु में जो नाइट्रोजन होता है वो होता है आपका बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 78% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता है। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। कह रहा है कि पौधे जो हैं वो डायरेक्ट गैसीय अवस्था में ही उसका अवशोषण नहीं कर सकता है। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त यानी कि मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यानी कि जो जीवाणु, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है 78% जो वायुमंडल में है, ठीक है, उसको उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करता है, उसको एक यौगिक में परिवर्तित करता है और मिट्टी में उसको निर्मुक्त करता है। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं और जो विलेय पदार्थ होता है वो जल में मिल जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। बात सही है, खेत में खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। खेत में जो खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन, खाद में जो है उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की आवश्यकताएं, नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। यानी कि चाहिए ना आपको, तो मिट्टी में नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? तो जो किसान उर्वरक डालते हैं खेतों में, तो जो उर्वरक होता है वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए वहाँ से उसको जो है नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वहाँ से उसको पूर्ति हो जाती है। इसके बाद पादप जो है खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन या वसा का संश्लेषण करता है, तब जो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वहाँ से वो प्रोटीन या वसा का संश्लेषण करता है। अब आ गया कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या हैं। तो हमने तो दो विधि सीखा, पर स्वपोषी और परपोषी। अब हम लोग जानते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या हैं। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बात सही है, जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो तो डायरेक्टली सही बात है कि भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता है। वे कैसे जीवित रहते हैं? तो सभी को भोजन चाहिए, और जब वे भोजन ही संश्लेषित नहीं कर सकते हैं तो आखिर जीते कैसे हैं? तो वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये भी सवाल है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य दूसरे पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, वैसे ही ये भी पौधे दूसरे पर ही, अन्य पादपों पर निर्मित होते हैं और इन्हें वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। 1.5 में ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? 1.5, तो 1.5 ये है और इसमें जो पीले नुमा संरचना है रस्सी के जैसा ही देख रहे हैं, ये सब पीला पीला है, तो ये सब दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में कह रहा है। अतः आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पौधा है। किसका? अमरबेल। पूछता है अमरबेल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अमरबेल जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसीलिए अमरबेल जो होता है ये परपोषी होता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित होता है। और जिस पौधे पर अगर ये अमरबेल अगर लटका होगा, ठीक है, जिस पौधे पर यह अमरबेल लटका होगा उसी से वो भोजन प्राप्त करता है, उसी से भोजन प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब है कि ये खुद अपना भोजन नहीं बना पाता है। जिस पर ये आरोहित होता है, लटका हुआ होता है, वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी कि जो अमरबेल होगा ये परजीवी में आएगा और ये परपोषी कहलाएगा।
ठीक है। क्या हम एवं अन्य जंतु के भी एक प्रकार परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, आपके अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। पहेली कह रही है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं, क्योंकि वो जो है मच्छर हमारे शरीर पे बैठता है और हमारे ही ब्लड को निकाल लेता है। ठीक है, तो वो तो परजीवी होगा ना। तो वहीं पूछती हैं, तो क्या आपने ऐसे पादपों को देखा तथा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पादप हैं। ठीक है, पचा जाता है। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पादपों हरे तथा अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इनकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, रूपांतरित भाग होता है। कह रहा है कि इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उनकी पत्ती का रूपांतरित होता है। यानी कि ऐसे पौधे जो होते हैं, ठीक है, जो परजीवी पौधे होते हैं, उनकी संरचना एकदम घड़े के जैसा होता है। घड़ा ऐसे होता है तो बिल्कुल ऐसे ही वो नज़र आते हैं। ठीक है, और वो ये घड़ा बनता कैसे? तो उनके पत्ती का रूपांतरण है। पत्ती जो होता है ना, पौधे का पत्ता, तो उसी से ये रूपांतरित होता है घड़े नुमा। ठीक है, चलिए, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। शीर्ष भाग जो होता है वो घड़े का ढक्कन बनाता है। ठीक, घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, नीचे की ओर ढल के रहता है, अर्थात अधोमुखी होता है, माने नीचे की तरफ झुका होता है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है, यानी कि उसमें फंस जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देखिए ये बनाया गया है, देख रहे हैं कैसे हैं ये सब, और ये एकदम ढका और मतलब ढक्कन के जैसा है। ठीक, अब इसमें कोई मान लीजिए कोई कीट गया, यहाँ पे गया गया और जाके जैसे ही यहाँ पे बैठा तो यहाँ पे इसके अंदर जो है रोम करके है, पतला 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 इसी करके रोम बना हुआ है। अब जैसे ही इसके अंदर जाता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये रोम में जाकर फंस जाता है, उसके रोमों के बीच जाकर फंस जाता है, जाली नुमा हो जाता है, फंस जाता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है और इससे अपना भोजन ये कर लेता है। ठीक है ना, तो इसी तरह का ये संरचना दिखाया गया। बीज फंस जाता है और घड़ों में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, और उसमें जो उपस्थित पाचक रस होते हैं उसमें कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों को भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप तथा सैंड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं, याद रखिएगा पक्का। ठीक है, पूछ सकता है कि कीटभक्षी पादप के कौन कौन से उदाहरण हैं? विनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू कीटभक्षी, ये दो पादप के उदाहरण हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसको कीटभक्षी पादप कहते हैं जो कीटों का भक्षण करता है। बूझो भ्रमित है कि यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि भाई पौधा हरा है, हरा पौधा में क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं करता है, ये नहीं करता है। और ये जो है कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, जिनकी आवश्यकता है? ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रहते हैं। हम लोग कल के वीडियो में जो है यहाँ से मृत जीवी से पढ़ेंगे, यानी इसका 1 और इसका 2 देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, आपको समझ में आएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और समझ में आए तो सीरीज को पूरा देखिए। चलिए, बाय बाय, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।